गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए आज हम लोग थर्ड ईयर क्लास में आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। न्यू चैप्टर है जो कि आपके तो हम लोग आज से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन होगा। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट पे जो इसका स्ट्रक्चर है इनडायरेक्ट मेथड से वो सारा स्ट्रक्चर को हम समझाएंगे। वो सारा फॉर्मेट आपको पीडीएफ में भेजेंगे और उस पीडीएफ को समझाने के बाद हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बनाने के लिए। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि इनडायरेक्ट मेथड से कैसे इसको बनाएंगे। देखेंगे आपके सामने एक फॉर्मेट रखे हैं, उस फॉर्मेट को हम समझा रहे हैं। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होते हैं 3 टाइप्स होते हैं उसका क्लासिफिकेशन जो है 3। आपका पहला में आ जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा में आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और तीसरा में आ जाता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये तीनों एक्टिविटीज़ निकालने के बाद हम लोग प्रूफ करते हैं कैश नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज। ऐसे कह सकते हैं 4 भी हो सकता है इसका क्लासिफिकेशन, लेकिन मोस्टली 3 को लेके चलते हैं हम लोग। चौथा प्रूफ करते हैं हम लोग। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसके क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा हुआ होता है। ये सबसे खास चीज़ होती है। जिस तरह फंड फ्लो पढ़े थे, फंड फ्लो में क्या, फंड फ्लो में क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ नहीं था, बट उसमें हम सेटिस्फाइड हो जाते थे मेरा जब दोनों तरफ का जोड़ मिल जाता था, सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड मिलता था। तो बट यहाँ पे आपके साथ एक बड़ा विचित्र बात है और बहुत ही इंटरेस्टेड बात ये है कि इसमें आपके क्वेश्चन में इसका आंसर है। जब आप कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो कोई एक एक्टिविटीज़ बनाओगे तो आंसर नहीं है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन जब कंप्लीट आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, ऐसे ही जैसे ही बोल देगा आपको कैलकुलेट द कैश फ्लो स्टेटमेंट, 3 एक्टिविटीज़ है, तीनों एक्टिविटीज़ को अलग अलग टाइप से पहले एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। पहले ऑपरेटिंग सीखेंगे, फिर इन्वेस्टिंग सीखेंगे और फिर फाइनेंसिंग सीखेंगे। तीनों एक्टिविटीज़ सीखने के बाद जिस तरह से हम लोग 11 क्लास में पढ़ते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट सीखते हैं, फिर पीएल अकाउंट सीखते हैं, फिर बैलेंस शीट सीखते हैं। जब आपको बोल दे एक बुक में कि आप फाइनल अकाउंट तैयार करो तो आपको तीनों अकाउंट बनाना पड़ता है, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। ठीक उसी तरह से आप ऑपरेटिंग सीखेंगे, इन्वेस्टिंग सीखेंगे, फाइनेंसिंग सीखेंगे। तीनों सीखने के बाद अगर बोल दिया जाए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए, तो आपको तीनों एक्टिविटीज़ बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो चलिए हम इस स्ट्रक्चर यानी कि फॉर्मेट को हम समझाते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लिखे हैं। ऊपर में देखिए, ऊपर में हेडलाइन लिखा हुआ मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का है दिया हुआ। देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम सीखे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे इसमें, चलिए देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में एक चीज़ नोटिस करेंगे कि सबसे पहले हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इसका रूल्स क्या होता है, क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग बैलेंस पीएल में से ओपनिंग बैलेंस पीएल घटाने के बाद जो रिजल्ट निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जो ऊपर में किए हैं। अगर नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर या नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डायरेक्ट दिखा सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, 3 चीज़ से प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर निकलता है, हमेशा याद रखेंगे। पहला कंडीशन, अगर बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस से निकालेंगे, क्लोजिंग से हटाएंगे जो आपके सामने रखा हुआ है। दूसरा, अगर आपके प्रश्न में नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है ओपनिंग क्लोजिंग, तो आप दूसरा ऑप्शन आपके पास आता शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल से निकालने का प्रोसीजर सेम रहेगा, उसी तरह से क्लोजिंग में से क्या करेंगे, ओपनिंग को घटा देंगे। तो वहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, आप माइनस कर देंगे उसमें से ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो निकल जाएगा आपका प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। 2 रूल्स हो गया। पहला रूल्स वो निकालेंगे आपको पीएल से निकालेंगे, जब पीएल नहीं रहे तो सेकेंड ऑप्शन मेरा खाता है क्या, शेयर कैपिटल से निकालते हैं। क्लियर? अब देखो जब बैलेंस शीट में दोनों में से दोनों गायब है, नहीं आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, नहीं आपका शेयर कैपिटल है, जब दोनों नहीं रहे तो थर्ड ऑप्शन भी मेरे पास होता है। तीसरा ऑप्शन होता है जनरल रिजर्व से निकालते हैं। समझ में आया? जनरल निकालने का प्रोसीजर सेम, क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करेंगे, निकल जाएगा, सेम प्रोसीजर। तो वहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, लेस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, जो निकलेगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट निकालने के लिए समझ में आ गया 3 चीज़ से प्रॉफिट, पहला स्टेटमेंट ऑफ पीएल से,
प्रोसीजर सेम रहेगा, दूसरा कैपिटल से, और तीसरा आपका जनरल रिजर्व से। चलो एक स्टेप हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब सेकंड में आते हैं, नन कैश चेंज, सॉरी नन कैश चार्ज में क्या क्या आता है उस चीज़ को देखेंगे। नन कैश चार्ज में मेरा आता है, देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखे हम, डिप्रिसिएशन, गुडविल रिटन ऑफ। गुडविल रिटन ऑफ कब होता है, जब बिल क्लियरली लिखा हुआ रिटन ऑफ तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिया हुआ अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है तो वैल्यू घटेगा तो ही आएगा, जैसे कि फंड फ्लो में पढ़े थे हम लोग। प्रीमियरी एक्सपेंस का भी सेम कंडीशन है, वैल्यू घटेगा तो ही आएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या इशू ऑफ शेयर दोनों हो सकता है, लेकिन इसका वैल्यू अपोजिट होता है, गुडविल का उल्टा, बढ़ेगा तो ही डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटन ऑफ दिखाएंगे, जैसे जनरल लेजर का यूज करते हैं। ट्रांसपोर्ट और जनरल लेजर आप लोग को पता है कैसे दिखाते हैं, जब उसका वैल्यू बढ़ता है तो ही आता है ट्रांसपोर्ट और जनरल लेजर करके प्लस करेंगे, जब वैल्यू बढ़ जाएगा तो अन्यथा नहीं दिखाएंगे। डिविडेंड पेड आएगा, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट या लॉन्ग टर्म ब्रोविंग, यानी कि डिवेंचर पे हो, मॉर्गेज लोन पे हो, बैंक लोन पे हो, वाइफ्स लोन, किसी भी लोन पे अगर इंटरेस्ट पेड कर रहा है तो दिखा देंगे। एसेट्स को बेचने के क्रम में जितना भी लॉस होगा सब लॉस को हम लोग प्लस कर देंगे। प्लस करने का माइनस में क्या क्या हो जाएगा आपका, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मोस्टली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यही दो को आएगा, एक इंटरेस्ट रिसीव कभी रहा तो उसको भी दिखा देंगे। घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा मेरा, उस रिजल्ट का नाम हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंज। हम लोग पहले नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर निकालेंगे, नन कैश चार्ज जोड़ेंगे, और उसमें घटाने वाला जो आएगा, घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका नाम हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंज। क्लियर। अब जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंज आप निकाल लेंगे तब आप देखेंगे उसमें इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज़, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज का वैल्यू जब बढ़ जाएगा तो हम दिखाएंगे, यहाँ साफ लिखा हुआ इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, सिर्फ करेंट लायबिलिटी याद रखना है। और डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, यानी करेंट एसेट्स का वैल्यू घट जाएगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। ये दोनों प्लस हो जाएगा, फिर जोड़ के यहाँ लाएंगे, नीचे कर जोड़ के यहाँ रख देंगे, जोड़ के यहाँ रखने के बाद फिर घटा देंगे। ये तो हो गया आपका। अब उसका ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या हो गया आपका, जैसे कि ऑपोजिट में आ गया आपका डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, वो माइनस हो जाएगा, और इंक्रीज इन करेंट एसेट्स वो भी माइनस हो जाएगा। करने का मतलब एक पॉइंट को याद रखना होगा आपको, करेंट एसेट्स का वैल्यू अगर घट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो उसका ऑपोजिट माइनस, अगर बढ़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। लायबिलिटी जैसे करेंट एसेट्स का करेंगे, लायबिलिटीज़ का उल्टा यूज कर देना आपको। जो भी रिजल्ट निकलेगा उसके बाद, हाँ एक बात और याद रखना है, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़ का तो बात की हम, करेंट एसेट्स में आपका कैश और बैंक भी आता है, तो कैश और बैंक को नहीं दिखाएंगे आप, इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। यही तो कैश बैंक प्रूफ करना है आपको, वो लास्ट में बताएंगे हम। कैश या बैंक भी करेंट एसेट्स में आता है, लेकिन वो दोनों का यूज नहीं करेंगे, बाकी अदरवाइज जितना भी करेंट एसेट्स होगा सारा ले लेंगे हम। इतना करने के बाद आपके पास आता है, आप देखते हैं जो रिजल्ट निकलता है उसका नाम होता है नेट कैश या फिर नेट कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप कैपिटल में हम जो लिखे वैसे लिखेंगे। अब ये फॉलो और यूज्ड में देखिए क्या कंडीशन है ये दोनों में। जब आपका रिजल्ट नेगेटिव यानी कि माइनस में जब निकलेगा तो आप लिखेंगे माइनस वाला को यूज्ड लिखेंगे, ठीक है। और जब आपका पॉजिटिव आएगा प्लस वाला को फॉलो लिखेंगे आप, ठीक है। नेगेटिव आएगा तो लिखेंगे क्या, नेट कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर पॉजिटिव आएगा तो नेट कैश फॉलो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक चीज़ देखेंगे हम कैसे बनाए हैं, आपको इधर वाला कॉलम पे ध्यान रखना होगा, इसका बहुत, जब बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा आपका। ऑपरेटिंग यहाँ तक निकाल लिए, ऑपरेटिंग जब यहाँ निकल गया, देखिए ऑपरेटिंग जो निकला यहाँ पर मेरा, उसके बाद सीधे आप इन्वेस्टिंग का आंसर निकलेगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा, या सारा आपको डिटेल्स वाला कॉलम में करना। ये दूसरा कॉलम जो होता है वो डिटेल्स का कॉलम होता है। अब चलिए हम लोग इन्वेस्टिंग में आते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सिर्फ व सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स को ही दिखाते हैं हम लोग, अस्थाई संपत्ति के अलावा कुछ नहीं। सिंपल, एकदम सिंपल। अगर अस्थाई संपत्ति, एसेट्स अकाउंट तो खोलने ऐसे भी आता है, अगर अस्थाई संपत्ति यानी फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया तो उसको हम लोग परचेज बोलते हैं, अगर घट गया तो उसको हम लोग सेल्स बोलते हैं। सिंपल। बढ़ने पे परचेज हमेशा नेगेटिव रहेगा, याद रखेंगे। परचेज हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, और सेल्स हमेशा कहाँ रहेगा आपका, पॉजिटिव होगा, याद रहेगा। अस्थाई संपत्ति का वैल्यू
बढ़ने पे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो हमेशा माइनस में रहेगा, और घटने पे सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हमेशा वो प्लस में रहेगा। यहाँ दोनों चीज़ें मेंशन कर चुके हैं, प्लस माइनस, बस समझाना है कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा। क्लियर? अगर आपके प्रश्न में डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव है, ये दोनों को करने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करके जो रिजल्ट आएगा फिर वही कंडीशन, नेट कैश फॉलो या फिर नेट कैश यूज्ड। नेगेटिव आया तो यूज्ड, पॉजिटिव आया तो फॉलो लगाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग फिर आंसर निकाल के यहाँ शो कर देंगे। क्लियर? जो आंसर निकलेगा यहाँ पे फिर दिखा देना आपको, और उसके बाद अब बनाएंगे हम लोग। फिर याद रखना होगा आपको, एसेट्स अकाउंट खोलते हैं, अगर एसेट्स अकाउंट कभी कभी खोलना पड़े जब उसका एडजस्टमेंट दिया हुआ रहे, तो एसेट्स अकाउंट जब खोलेंगे तो परचेज आ गया तो वो भी यहाँ पर रखेंगे, परचेज ऑफ एसेट्स वो नेगेटिव ही रहेगा आपका, और सेल्स ऑफ एसेट्स जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा आपका। क्लियर? ये हो गया आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी क्लियर। अब आते हैं हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कंपनी का पैसा आता है, शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म डेप्ट, इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो हम लोग को मालूम है कैपिटल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इक्विटी और दूसरा होता है आपका प्रीफरेंस। ये दो कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीफरेंस शेयर, दो कैपिटल होता है। तो हम लोग शेयर कैपिटल कहने का मतलब दोनों उसी में आ गया। तो आपका कैपिटल में आ जाएगा कैपिटल और लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कैपिटल का वैल्यू बढ़ जाएगा तो इशू ऑफ कैपिटल, याद रखना है मेरी बात को दिया, जब शेयर कैपिटल का वैल्यू बढ़ा, चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रीफरेंस शेयर हो, बढ़ेगा तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल वो हमेशा क्या होगा, आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक उसी तरह से लोन में भी, किसी प्रकार का लोन है उसका ये वैल्यू बढ़ गया तो बढ़ने पे उसका ये वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका इशू होगा, वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा, और घटने पे ऑपोजिट पेमेंट लिखेंगे, अब पेमेंट हमेशा नेगेटिव होगा। ये प्लस माइनस करने के बाद जो प्लस माइनस यहाँ पे करेंगे हम लोग, इतना दूर घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जब प्लस में चाहे माइनस में, उसमें अगर दो आइटम दिया हुआ, ये दोनों आइटम इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म ब्रोइंग या लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म डेप्ट्स या फिर डिविडेंड पेड, ये दिया हुआ है, इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा फिर उसका नाम हो जाएगा नेट कैश फॉलो या फिर नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। जब ये तीनों एक्टिविटीज़ हम लोग तैयार कर लेंगे, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब आपको आंसर मिल जाएगा। इसको बनाते समय आप किताब का आंसर भी नहीं देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। हम आपको शुरू में ही बताया, आप कैश या बैंक को नहीं लेंगे। तो आप तीनों एक्टिविटीज़ को देखेंगे, इन्वेस्टिंग प्लस में है या फिर माइनस में है, ठीक है। ऑपरेटिंग भी प्लस में है या फिर माइनस में है। फाइनेंसिंग प्लस में है या फिर माइनस में है। इन तीनों का प्लस माइनस आप कर लेंगे। इन तीनों का जो प्लस में रहेगा, प्लस में तीनों एक्टिविटीज आपके सामने रखा हुआ है, यहाँ देख लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए ये आंसर निकल गया आपका, यहाँ पे ये निकल गया आपका किसका, ऑपरेटिंग का, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा आंसर निकल गया, यहाँ देखेंगे आप, दूसरा आंसर निकल गया यहाँ पे आपका इन्वेस्टिंग का, ये आंसर निकल गया आपका इन्वेस्टिंग का, और ये आंसर निकल गया आपका फाइनेंसिंग का। ये तीनों आंसर निकाल दिए, माने तीनों को प्लस माइनस किए। अब देखने हैं प्लस माइनस करने के बाद आपका क्या निकलता है, नेट इंक्रीज या डिक्रीज। अगर पॉजिटिव निकला तो उसको हम लोग क्या करें, नेट इंक्रीज बोलेंगे। अगर नेगेटिव निकला तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट डिक्रीज बोलेंगे। क्लियर? पॉजिटिव आने पे नेट इंक्रीज और नेगेटिव आने पे नेट डिक्रीज। उसको उसमें क्या करेंगे, ओपनिंग कैश बैलेंस, जो आपके सवाल में कैश दिया हुआ है, कैश इन हैंड दिया हुआ है या फिर बैंक दिया हुआ है, इसको ओपनिंग कैश बैलेंस को जब जोड़ेंगे तो क्लोजिंग जो है अपने आप प्रूफ हो जाएगा। जो आंसर में किताब में आपके क्वेश्चन में दिया हुआ क्लोजिंग कैश, वो अपने आप निकल जाएगा आपको, मतलब कि आपको बनाना नहीं पड़े, मतलब देखना नहीं पड़ेगा आंसर को। क्लोजिंग आपका मतलब कि क्लोजिंग हो ही प्रूफ करना आपको। ये क्लोजिंग कैश बैलेंस अपने आप आ गया आपका, किताब में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो समझ लेना आपका 100% क्वेश्चन सही है। क्लियर? ये पूरा का पूरा कैश फ्लो का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 1 2 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि सिर्फ बोला है, लिखा हुआ कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स दिया हुआ है। कैश फ्लो सिर्फ ऑपरेटिंग, दूसरा कुछ नहीं निकालना। ऊपर में आपको हेडलाइन लिखना है, कैश फ्लो फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हम लोग क्या निकालते हैं, पहले पीएल साफ साफ किताब में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। क्लोजिंग में से ओपनिंग घटा देंगे, डेट से आपको मालूम चल जाएगा, हमको नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर निकल जाएगा। नन कैश चार्ज में कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट आपका करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट से इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए आता है। अभी हम बताएं, करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज होगा
करेंट लाइबिलिटीज जो होगा वो इंक्रीज होने पे क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। इंक्रीज होगा तो प्लस करेंगे। अगर करेंट एसेट्स, अगर करेंट लाइबिलिटीज डिक्रीज होगा तो वो क्या कर देंगे हम लोग, डिक्रीज होने पे उसको माइनस कर देंगे। क्लियर? इंक्रीज होने पे प्लस और डिक्रीज होने पे माइनस करेंगे करेंट लाइबिलिटीज को। जब करेंट लाइबिलिटीज का यूज करने जान गए तो करेंट एसेट्स जो होगा उसका ऑपोजिट हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर में दिया हुआ, देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर निकल जाएगा और करेंट एसेट्स करेंट लाइबिलिटी, इसमें नॉन कैश चार्ज कुछ दिया हुआ नहीं, डायरेक्ट हम लोग आ जाएंगे इंक्रीज डिक्रीज पे। तो एक चीज़ याद रखेंगे आप, यहाँ जो दिया हुआ है प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है करेंट एसेट्स होता है, और एक दिया हुआ इनकम इन एडवांस, ये इनकम इन एडवांस जो है याद रखेंगे हमेशा ये करेंट लाइबिलिटी जो होता है। कुछ बच्चे को करेंट एसेट्स और लाइबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकते हैं। इनकम कोई भी इनकम हो, अगर वो एडवांस है तो वो तो होता है आपका लाइबिलिटी, अगर इनकम कोई भी हो, अगर वो आउटस्टैंडिंग है, एकर्ड है, तो वो आपका एसेट्स हो जाएगा। क्लियर? ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आ जाए 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे साफ साफ नेट लॉस दे दिया है। नेट लॉस कितना दिया आपका, 45,000 दिया हुआ है। फिर उसके बाद आप इंक्रीज डिक्रीज कर लेंगे। इनके याद रखना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो होता है करेंट लाइबिलिटीज होता है। अब इसका यूज करके सॉल्व करके क्वेश्चन को, तीनों क्वेश्चन हमको बना के भेजिए अभी तुरंत।